हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो अब सेशन चल रहा है रिवीजन का, टॉपिक वाइज हम हर जो 38 टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है उन सभी का रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी इसकी थियरी हम कवर कर चुके हैं, पूरा 38 टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से आपको रिवीजन करवा रहे हैं। एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सेकंड नंबर टॉपिक आपका चल रहा है भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाह्य रूप एवं योजना। इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। ये आज की वीडियो में पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें हम डिटेल में थियरी प्लस MCQ सरल और सहज आसान भाषा में सारा कंसेप्ट दिमाग में आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए 2 वीडियो, देखिए आपका ये भी एक मन में आता होगा कि सवाल कि कंटिन्यू क्लास क्यों नहीं होती है। तो कंटिन्यू क्लास इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपका सपोर्ट, भैया भर भर के लोग पढ़े हैं जब पढ़ाने वाले, तो फिर हमारा क्या मतलब है। हमें लगता है जब हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, जब हमें लगता है कि वीडियो देना होगा तो हम देंगे। आपका तो भैया सपोर्ट है ही नहीं, तो आपसे हम क्या उम्मीद रखें। बस आप जुड़े हुए 13,000 प्लस फैमिली हो चुकी है। सिर्फ किस वजह से जुड़े हैं ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी। और गारंटी भी देता हूँ कि भैया जो पढ़ाया जा रहा है जेन्युइन। मैं ये नहीं चाहता हूँ यार आप ही के जैसा हम भी हैं, हम भी उस स्थिति से गुजर चुके हैं जो आप इस समय कर रहे हो चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका डाटा या फिर समय बर्बाद हो। मुझे पता है अच्छे तरीके से आप ड्यूटी वाले हो, कोई ड्यूटी करता है, कोई घर में व्यस्त रहता है। तो जो समय लाइव क्लास तो देता नहीं हूँ। लाइव क्लास में क्या है, टाइम बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा समय बर्बादी है। तो लाइव क्लास में 4 प्रश्न करवाएंगे तो 40 मिनट में वो कवर करवाते हैं। फालतू की बातें, कमेंट पढ़ना, ये करना वो करना, कमेंट का रिप्लाई देना, लाइव क्लास में ही होता है। तो मुझे है पता है कि लाइव क्लास दूंगा तो समय बर्बाद होगा, इसी के वजह से रिकॉर्डेड क्लास देता हूं, ताकि 40 मिनट का समय आप दे रहे हो, अपना मोबाइल के डाटा का खर्च कर रहे हो। 1 GB डाटा, 1.5 GB डाटा सबको मिलता है, तो भैया उसका कुछ आउटपुट निकले। ये सब कुछ देखिए, जीरो लेवल से मैं चीज़ें सोच के चलता हूँ। तो आप जब आपका सपोर्ट नहीं है, क्लास देखते ही नहीं हो, इग्नोर कर दे, तो अभी हाँ एग्ज़ाम डेट से लेकर कोई वीडियो बना दूँ, उस पर तेज़ी के साथ देखेंगे, तेज़ी के साथ हर एक चीज़ करेंगे। मतलब आपको एग्ज़ाम की ही पड़ी है, तैयारी की नहीं पड़ी है। एग्ज़ाम हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वही रोना शुरू हो जाएगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई तो करिए, एग्ज़ाम जो चीज़ें, अब भैया डेली मैं वीडियो बनाऊँ एग्ज़ाम डेट को ही लेकर कि एग्ज़ाम डेट नहीं भैया, एक बार बता दिया जाता है कि जब कोई जानकारी रहती है तब आके बताई जाती है। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई जाती है कि आपका एग्ज़ाम इतने दिन होगा या फिर तब होगा, कब होगा, जब होगा। नहीं, जब ऑफिशियली तरीके से कहीं सा भी क्लू निकल के आता है सामने, तब आपको हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे चाहे जब या फिर जब मर्जी हो तब हम वीडियो बना दें कि एग्ज़ाम आपका तब होगा, कब होगा। कुछ जानकारियाँ निकल के आएंगी सामने तो आपको बता दिया जाएगी कि भैया तभी एग्ज़ाम आपका होगा, तो आप उसी को मान के चलें। तैयारी तो करिए यार, नहीं तैयारी हुई है आपकी, हल्के में लेके ना चलें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका एप्लीकेशन देखिए, मैंने आपको विद प्रूफ बता ही दिया है कि 45,000 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, वैकेंसी 3,000 है। 3,000 ही समझ लीजिए वैकेंसी है। आप अपने लिए 5,000 सोच रहे हो, नहीं 3,000 ही समझ लीजिए कि हमारे लिए 3,000 वैकेंसी है। और 45,000 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला, ये 52-72 नाम का है। अब मान लीजिए 5,000 ही भर्ती है, तो भैया 40,000 तब भी तो बाहर हो रहे हैं। अब उस 40,000 में किसका नाम आएगा, किसको क्या पता है। 45,000 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, 45,000 ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। अब 45,000 में से 5,000 का ही सिलेक्शन होगा, बाकी ये 40,000 तो बाहर होंगे। बहुत बड़ा संख्या है। लास्ट टाइम जो आप सोच रहे हो बहुत आसानी से, लास्ट टाइम भैया 9,212 वैकेंसी निकल के आई थी, 92-12, और परीक्षा कितना दिया था, 14,000। मतलब 14,000 में से 9,000 लोगों ने सिलेक्ट हुआ था, 6,000 बाहर हुए थे। लेकिन इस बार 40,000 बाहर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भैया गिने चुने लोग ही सिलेक्ट होंगे जो अपने आप की तैयारी को बूस्टअप कर पाएंगे, सही तरीके से हर एक चीज़ गाइडेंस फॉलो करेंगे। भैया आप लोग टेस्ट देते हो, मैं बार बार बोलता हूँ यार, टेस्ट देते हो, बार बार बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि OMR सीट पे टेस्ट दीजिए।
OMR सीट पे, लेकिन किसी को अभी कोई भनक नहीं पड़ रहा है कि भैया OMR। सब कुछ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। OMR सीट पे बोल रहा हूँ, टेस्ट दीजिए, जो भी मैं टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता हूँ भैया OMR पे देना है, क्योंकि पेपर आपका OMR बेस पे ही होने वाला है। ऑनलाइन के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? ऑनलाइन टेस्ट देने का क्या मतलब रहता है? अपने दिल से ही पूछिए, अपने आत्मा से ही पूछिए कि आप सही कर रहे हो ऑनलाइन। अभी कुछ लोगों का कमेंट आता है, सर ऑनलाइन टेस्ट लिया करिए। ऑनलाइन टेस्ट क्यों लें यार? OMR सीट पे टेस्ट क्यों नहीं देंगे आप? पेपर OMR हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है? मुझे यही प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि सर मेरा पेपर ऑनलाइन है कि OMR बेस पे है। कुछ लोगों को अभी भी सवाल आ रहा है कि जीके के प्रश्न आएंगे, 5-5 ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे। अरे भैया ये यूट्यूब है, इसके लिए गुमराह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है किसी की लाइफ। देखिए सब अपना बिजनेस चलाते हैं, सब कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस चमके दमके, हर एक चीज़ प्रक्रिया अपनाते रहते हैं। तो आप उन पे फोकस नहीं करना है, आपको पहचानना पड़ेगा इन्हीं ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन सही भी है, ख़राब भी है, तो आपको पहचानना होता है कि कौन हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हर एक चीज़ में कौन सा हमारे साथ है, कौन सा सही चीज़ें बताता है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। मैंने बता दिया ना, ये 40,000 लोग बाहर होंगे, 45,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फर्जी फॉर्म पड़े हैं, फर्जी कोई सा भी नहीं पड़ा है, जिन्होंने पेड दिया है वही लोग अप्लाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पेट वाले अप्लाई कर दिए। 5,000 ही बाहर होंगे, मान लीजिए 5,000 ही फॉर्म फर्जी पड़े होंगे, इधर उधर 5,000 ही बाहर होंगे, तब भी तो भैया 30 से 35,000 बाहर होने वाले हैं। लास्ट टाइम केवल 6,000 ही लोग बाहर हुए थे। 6,000 9,000 वैकेंसी थी, 9,212 वैकेंसी थी, उनमें से 14,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। 14,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, केवल 5-6 हज़ार लोग ही बाहर हुए थे, तब जाके कट ऑफ पहुँच गई है इतना हाई। जनरल वालों का 50, इस बार तो बहुत बड़ी संख्या में बाहर होने वाले हैं लोग, 30 से 35,000 लोग बाहर होने वाले हैं। तो इस बार का कट ऑफ कहाँ जाएगा? अगर लेवल वही रहेगा तो भैया कट ऑफ बहुत चढ़ जाएगी। तो आपको सबसे अलग करना पड़ेगा, तभी सीट पक्की कर पाएंगे ये 52-72 में। ना कि सीट आपको अच्छा ज़िला मिलना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो आप अपनी तैयारी को सही से करिए, क्यों अपने आप से अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? गर्मी इतनी ज़्यादा है, अभी हम बोल ही देते हैं कि चलो मेरे साथ लखनऊ चलना है, गर्मी ज़्यादा है, आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर ही चलिए हम मान लीजिए प्रयास करते हैं और सभी लोगों को बोल देते हैं कि वीडियो बनाओ लखनऊ चलने के लिए आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर। इतनी गर्मी है, कोई जाएगा? नहीं जाएगा, और जाएंगे तो स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाएगा? इसलिए मैं बोला हूँ समय मिला है, जून में पेपर लास्ट जुलाई अगस्त मिड तक पेपर होगा, तो वही मान के अभी तैयारी क्यों नहीं करते हो? संतुष्ट होकर तैयारी तो करना पड़ेगा। तैयारी करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए अन्य लोगों से, ठीक है। तो देखिए आज का पहला टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, देखिए हम इसका पार्ट 1 में जो आपका समितियां थी उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं आपका जो योजनाएं निकल के आई थी। आपका मेन टॉपिक ही है भारतीय स्वास्थ्य समस्या योजनाएं के बारे में। तो पहला देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, इसको आपको याद करके रखना है। भर के प्रश्न आया हुआ था कि किस सन में ये आया हुआ था, तो 1977, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बारे में और हम देखेंगे ये किसके आधार पर, किसके सिफारिश, किस कमेटी के सिफारिश पे आई थी। तो श्रीवास्तव कमेटी के सिफारिश के अंतर्गत ये आया था, 1977 में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। इन सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में देखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के स्तर पर उपलब्ध कराना। इसका पहला उद्देश्य आपको भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, ऐसे पूछ के आएगा कि बताइए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो 1977 में भारत सरकार ने लाया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के स्तर पर उपलब्ध कराना, ठीक है। और दूसरा क्या है? विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को कुछ चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना।
अब प्रमुख विशेषताएं जैसे कि भैया विशेषज्ञ सेवाएं, तो ये ध्यान में रखना है, एक एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विशेषज्ञ सेवाएं ग्रामीण समुदाय तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए। इसमें कार्यरत स्टाफ को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को शामिल किया गया, समायोजित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना था उसमें। हमने आपको पहला इसमें क्या बताया भैया कि आपको ध्यान में रखना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब आया था। पहला आपको ये सन याद करके रखना है, और किस कमेटी के सिफारिश पे, तो श्रीवास्तव कमेटी के सिफारिश पे दो, ठीक है। आपको उद्देश्य ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों उद्देश्य क्या है, समुदाय के स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है उसको समुदाय के स्तर पर उपलब्ध कराना, ठीक है। ये चीज़ें हो गया, और बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति योजना कब आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1983 सन ध्यान में रखना है आपको, 1983, ठीक है। अब इसका उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। तो पहला आपको पॉइंट देखना है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल, इसके माध्यम से है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के माध्यम से आया हुआ था। सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। लक्ष्य को वर्ष 2000 तक प्राप्त करने के लिए यह नीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा? परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2000 तक प्राप्त, जो सभी के लिए हेल्थ है, इसको 2000 तक प्राप्त करने के लिए यह नीति लागू की गई। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। अब महत्वपूर्ण लक्ष्य इसके क्या थे, ये आप भी आपको ध्यान में रखना है। 1985, 1990, 1995, 2000, मतलब 5 साल आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया था, इसके प्रमुख महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या क्या थे, किस कौन से सन को रखा गया था महत्वपूर्ण लक्ष्य कि 1985, 1990, 1995 और 2000। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें नहीं आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, ये लागू हुआ था सितंबर 2002 में, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। इस नीति के भैया 5 प्रमुख भाग हैं। पहला क्या? परिचय, दूसरा वर्तमान परिदृश्य, तीसरा स्वास्थ्य की स्थिति का विश्लेषण, चौथा नीति निर्देश, पांचवा संकलन या फिर निष्कर्ष। अब देखिए नीति का मूल उद्देश्य क्या था भैया। इस नीति का मूल उद्देश्य ये था कि सभी नागरिकों को स्वीकार स्वास्थ्य मानक उपलब्ध कराना, नीति को जिला स्तर तक लागू कराना, नीति को जिला स्तर तक लागू कराना। वहाँ पे हमने कुछ और देखा था, यहाँ पे जिला स्तर पे हम देख रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारों की संयुक्त सहभागिता से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था इसका? अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी को 2 से 3% तक बढ़ाना, प्राथमिक, आपातकालीन व राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवाओं को निःशुल्क बनाना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। तो हमने क्या देखा सर? हमने ये देखा, क्या देखा? हमने देखा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में लागू किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया था। इसमें हमने देखा कि इसके 5 प्रमुख भाग हैं, परिचय, वर्तमान परिदृश्य, ये सब चीज़ें हो गया। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जो 2002 में आया था, इस नीति का मूल उद्देश्य हमने देखा। नीति मूल पूछ लेगा भर्ती परीक्षा में, इससे पूछेगा। कैसे पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मूल उद्देश्य नीति को जिला स्तर तक लागू करना, केंद्र व राज्य सरकार को संयुक्त सहभागिता से नीति का क्रियान्वयन और सुनिश्चित करना, ये नीति उद्देश्य है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। जिनमें से प्रमुख कार्यक्रम लाए गए थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। पहला जैसे कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया था, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम लाया गया था, राष्ट्रीय आयोडीन, ठीक है, अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया था, राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया था, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया था, औषध और ये निर्देशन कार्यक्रम लाया गया था। इन सभी कार्यक्रम के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चला गया, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आपका हो गया राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसको शॉर्टकट में आप याद करेंगे क्या?
NVBDCP, ठीक है। ये शॉर्टकट में याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो पूरा याद कर लेना। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य पूछ लेगा कि बताइए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको याद करना कि भैया मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, या फिर जापानी एंसेफ्लाइटिस हुआ, कालाजार हुआ, जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम करना, इसका मेन उद्देश्य यह होता है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का। अब देखिए कुछ एजेंसियां हैं जो इसको कार्य करने के लिए, तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि भैया NVBDCP निदेशालय राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। राज्य सरकारें कार्यक्रम का नियोजन और या फिर कार्यान्वयन और निगरानी करती हैं। शामिल उप कार्यक्रम जैसे कि राष्ट्रीय मलेरिया, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम के अंतर्गत उप कार्यक्रम कौन कौन सा चलाया गया है। पहला कि भैया मलेरिया के लिए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फाइलेरिया के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और कालाजार के लिए कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। और जापानी के लिए जापानी, ठीक है। डेंगू ज्वर के लिए डेंगू, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम मलेरिया के लिए देख लेते हैं भैया। अभी हमने क्या देखा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि मुझे मलेरिया रोकना है, ठीक है। मलेरिया के लिए मैं मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाऊँगा, फाइलेरिया के लिए मैं फाइलेरिया, डेंगू के लिए मैं डेंगू, जापानी के लिए जापानी, एंसेफ्लाइटिस के लिए एंसेफ्लाइटिस, कालाजार के लिए कालाजार, ठीक है। तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम उप कार्यक्रम नाम दिया गया जो अलग अलग है। तो पहले हम मलेरिया के बारे में देखेंगे, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि शामिल उप कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय मलेरिया पहले हम देख लेते हैं। तो यहीं पे अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। अब इसका प्रारंभ अप्रैल 1953 में हुआ, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ? 1953 में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहायता से शुरू किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? अब मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का नाम ही है मलेरिया, तो भैया मलेरिया के मामलों को कम करना और मृत्यु दर को शून्य तक लाना। मतलब मलेरिया से जो इंसान की मृत्यु हो रही है उसको शून्य, जीरो करना, जीरो स्तर तक लाना। तो मलेरिया, इसका नाम ही है मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? मलेरिया के मामलों को कम करना और मलेरिया से मर रहे व्यक्तियों की संख्या कम करना। विकास, अब देखिए विकास क्रम पहले 1958 में हमने क्या किया? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमने क्या किया? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1965 में केवल 0.099 मिलियन मलेरिया मरीज दर्ज हुए, ठीक है। 1977 में क्या हुआ? संशोधित कार्य योजना शुरू की गई जिसका लक्ष्य प्रभावी नियंत्रण और मृत्यु दर में कमी लाना था। अब देखिए सन 1977 में प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के संबंध में निम्न से कौन सा कथन। अब आपको कुछ इसी से, अभी आपने ऊपर जो पढ़ा है इसी से संबंधित MCQ बनाना है। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया 1977 में क्या हुआ था? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो इसके संबंध में निम्न से कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है जो श्रीवास्तव समिति की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पुनर्गठन के उद्देश्य से किया गया था। ऊपर आपने थियरी ध्यान से पढ़ा है, मन लगा के पढ़ा है, तो आसानी से इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल तो हमने बोला ही नहीं है। सामुदायिक स्तर पे हमने बोला कि भैया जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसको समुदाय स्तर पर पहुंचाना लोगों तक, तो जिला अस्पताल तो होगा नहीं, ठीक है। योजना का उद्देश्य केवल आ गया, हमने आपको बोला है केवल शहरी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चयनित PSC पर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराई गई। हाँ जी, यही तो सही है। और बी वाला क्या बोला है कि इस योजना में केवल आ गया, इसको भी काट देना है। अब हम ऊपर चलेंगे, आपको बताएंगे कि ये चीज़ कहाँ लिखा है, ठीक है। थियरी आप सही से पढ़ेंगे तो भैया प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर थियरी में बेईमानी करेंगे, पढ़ने में कंजूसी करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977, यहाँ पे लिखा गया श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिशों का 1977 में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई। यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के स्तर पर उपलब्ध कराना, ये पॉइंट हो गया। और यहीं पे तो बोला गया है, इसकी विशेषता क्या है, यहीं पे तो बोला गया है ना
की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध ग्रामीण समुदाय तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। यही तो बोला गया है ना, विशेषज्ञ सेवाएं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखा यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको यहीं पे दिखा ना, ऑप्शन नंबर सी पहला प्रश्न किया, ऑप्शन नंबर सी पे हम जाएंगे। विशेषज्ञ की बात है कि नहीं है, यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को अंतर्गत चयनित पीएचसी, ठीक है, चयनित पीएचसी पर मेडिकल कॉलेजों की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई गई। तो यही तो सही हुआ ना। तो थियरी आप पढ़ेंगे, कैसा भी प्रश्न रहेगा आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 को लागू करने के पीछे भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था, जो वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल की बात हमने आपको बताई है, हेल्थ फॉर ऑल की बात हमने आपको ऊपर थियरी में बताई है कि लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस प्रयास था। तो पहला ऑप्शन देखिए, केवल जनसंख्या नियंत्रण करना, सर गलत हो जाएगा। केवल शहरी अस्पतालों को निर्माण कराना, सर गलत हो जाएगा। वर्ष 2010 तक हर नागरिकों को निजी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, सर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक निर्धारित समय सीमा में स्वास्थ्य संकेतक को बेहतर बनाना और सबके लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। थियरी आपने पढ़ा है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 को लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखिए, नीति का उद्देश्य देश की जनसंख्या में उत्तम स्वास्थ्य का स्वीकार मानदंड प्राप्त करना, ये तो है। नीति केवल केंद्रीय स्तर पर लागू की जानी थी, राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं थी। नीति में जनसंख्या पर खर्च, ये भी है, सी वाला भी है। नीति के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे डी वाला भी सही है, लेकिन बी वाला गलत है। मैंने आपको छोटी सी टिक भी बता के रखी है, जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आपको अगर नहीं आता है तो केवल वर्ड से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। केवल ऐसा वर्ड है जो प्रश्न का उत्तर गलत देने में सक्षम होता है। जिस प्रकार आप फार्मूला लगाते हो कि भैया ये फार्मूला लगाएंगे प्रश्न सॉल्व हो सकता है, वैसे ये कीवर्ड है। क्या है ये? कीवर्ड है जो प्रश्न को गलत दिशा में लेके जाते हैं। केवल हुआ, ठीक है। और एक कीवर्ड मैंने आपको बताया कि इनमें से सभी अगर आपको तुक्का लगाना है, नहीं पता है, 3 ऑप्शन दिया है ए बी सी, चौथा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो भैया वहाँ पे भी आप तुक्का लगा सकते हो। मैक्सिमम चांस है कि वो सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रोग शामिल नहीं है, जबकि अन्य रोग इस कार्यक्रम के तहत नियंत्रण हेतु सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन ए अभी हमने आपको बताया ना, ऊपर थियरी में अगर आपने पढ़ा है, मलेरिया हमने आपको बताया है, फाइलेरिया है। अरे भैया वेक्टर जनित रोग कौन कौन से होते हैं, वेक्टर जनित रोग कौन से होते हैं, बस इतना ही लॉजिक लगा लेना है कि वेक्टर जनित रोग भैया मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, डेंगू होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। तो कहाँ से इसके अंतर्गत ये आएगा? यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि 1953 में यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से भारत में शुरू हुआ। ये क्या सही है क्या? कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। और दूसरा ऑप्शन है कि 1958 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1965 तक देश में 10 लाख से अधिक मलेरिया के रोगों की दर्ज किए गए थे। उसका राइट उत्तर आपको बताना है क्या हो। देखिए एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया जो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था, इसका नाम बदल दिया गया था। पहले क्या था? पहले था मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, लेकिन 1958 में क्या किया गया? मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में ये नाम बदल दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट चलेंगे भैया। नेक्स्ट आपका आ गया राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, जिसे 1999 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जगह शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है, पहला उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है कि मलेरिया के गंभीर रोगियों को तुरंत इलाज कराना। दूसरा है कि अधिक जोखिम वाले समूह जैसे कि गर्भवती महिला, बच्चे, आदिवासी में मलेरिया से होने वाले मौतें को रोकना। तो ये दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है कि मलेरिया के प्रकोप या फिर महामारी पर नियंत्रण करना। चौथा उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है कि औषधि प्रतिरोधी मलेरिया को नियंत्रित करना। चौथा आपको ध्यान में रखना है कि शहरी क्षेत्रों में लार्वा नियंत्रण के उपाय अपनाना। और छठवां में आपको ध्यान में रखना है कि मच्छरों की संख्या में कमी लाना। सातवां आपको ध्यान में रखना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से मलेरिया रोगियों की पहचान करना। आठवां आपको ध्यान में रखना है कि समय पर इलाज के द्वारा मलेरिया को नियंत्रित करना। तो ये सारे उद्देश्य हैं, ठीक है, किसका, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के। आपको ध्यान में रखना है कि पूछ लेगा भर्ती परीक्षा में, निम्नलिखित में से बताइए मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। तो कौन कौन सा है, आप है याद है तो नहीं आप आसानी से बना लेंगे। मलेरिया के गंभीर रोगियों का तुरंत इलाज करना पहला उद्देश्य। दूसरा हो गया कि अधिक जोखिम वाले समूह जैसे कि गर्भवती महिला, बच्चे, आदिवासी में मलेरिया से होने वाले मौतों को रोकना। तीसरा हो गया मलेरिया के प्रकोप या महामारी पर नियंत्रण करना। और चौथा हो गया औषधि प्रतिरोधी मलेरिया को नियंत्रित करना। पांचवा हो गया शहरी क्षेत्रों में लार्वा नियंत्रण के उपाय अपनाना। ठीक है, तो ये सारे हैं जो आप याद करेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो एक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विलेंस। ठीक है, सर्विलेंस निगरानी। इसमें क्या देखा गया कि भैया मलेरिया की निगरानी का मतलब है कि बुखार या फिर रोग से ग्रस्त लोगों की पहचान करना, खून की जांच करना और समय पर इलाज देना। यह दो प्रकार से किया जाता था। पहला क्या, एक्टिव सर्विलेंस या फिर सक्रिय निगरानी। इसमें क्या होता था, मलेरिया कार्यकर्ता खुद घर जा जाकर, आपके भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि भैया मलेरिया की निगरानी में कौन सी प्रणाली, एक्टिव प्रणाली मतलब किसके अंतर्गत, घर घर जाकर जो बुखार मरीजों की जांच करते थे या फिर रक्त ब्लड सीमर बनाते थे, ये किस के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है कि ये एक्टिव सर्विलेंस के अंतर्गत आता था, सक्रिय निगरानी। ठीक है, सक्रिय निगरानी ध्यान में रखना है आपको। सक्रिय निगरानी में घर जा जाकर बुखार के मरीजों को रक्त पाटिका बनाते थे, मरीज को तुरंत क्लोरोक्विन की दवा दी जाती थी। ऐसे आसानी से मलेरिया भारत में नहीं उन्मूलित हुआ था, बहुत मेहनत करना पड़ रहा था। ठीक है, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दोबारा जांच कर रेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि प्रीमाक्विन दिया जाता था। अब देखिए पैसिव में क्या था, निष्क्रिय निगरानी में क्या था। निष्क्रिय निगरानी जब कोई बुखार का रोगी खुद स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र डॉक्टर के पास आता था। एक्टिव का मतलब आप खुद जा रहे हो, और पैसिव में आप जो पेशेंट है वो खुद स्वास्थ्य केंद्र पे या फिर सब सेंटर पे आता था डॉक्टर के पास। इस चीज़ को आपको एक्टिव और पैसिव में ध्यान में रखना है। वहाँ उसकी रक्त पाटिका बनाकर प्रयोगशाला भेजी जाती थी। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता इलाज प्रदान करते थे। अब देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत रेफरल सिस्टम भी था। ऐसा नहीं है कि रेफरल सिस्टम नहीं था, रेफरल सिस्टम था, जो यदि रोगी में मलेरिया के लक्षण गंभीर या फिर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल में रेफरल कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई थी इसके अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या क्या कार्य नीतियाँ थी उसके बारे में ध्यान में रखना है। भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी कार्य नीतियाँ बनाई गई थी या फिर कौन सी कार्य नीतियाँ नहीं है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियाँ नहीं शामिल थी, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसमें हम क्या करते थे, रोगी को शीघ्र पहचान करते थे और तत्काल इलाज करते थे। और दूसरा वेक्टर नियंत्रण का काम होता था, मच्छरों को मारना या उनकी संख्या कम करना। लार्वा रोधी उपाय अपनाते थे, जैसे कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे लार्वा खाने वाले मछलियों का प्रयोग, मच्छरदानी आदि का इस्तेमाल करते थे। अगल बगल जैसे पानी है तो हम अगर जैसे पानी ही पी रहे हैं तो उसको हम छान कर, ठीक है, छान कर पीते थे, जो लार्वा था वो निकल जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और कुछ पर्यावरणीय उपाय, ठीक है, पर्यावरणीय उपाय अपनाते थे, जैसे कि जल निकासी, गंदगी हटाना, स्थिर पानी ख़त्म करना, पानी आसपास जमा है तो उसको हटा देना। अब यहाँ पे कुछ छिड़काव का इस्तेमाल भी करते थे, जैसे कि DDT का इस्तेमाल करते थे। और चौथा, हर मतलब 15 दिन में निगरानी, रक्त पट्टिका बनाना, क्लोरोक्विन देना, ये सभी कार्य नीतियाँ थी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। और प्राइमाक्विन दवा का 5 दिन का कोर्स देना। संचार और शिक्षा, ये ज़रूरी होता है, संचार और शिक्षा, जन जागरूकता के लिए प्रचार और प्रसार करना। और 9th पॉइंट पे है कि इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशनल, ये अन्य संस्थाओं को जोड़ना, प्रशिक्षण देना, सभी स्तर के मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करना, जिला स्तर पर मूल्यांकन, ये सारी कार्य नीतियाँ अपनाई गई थी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। और रोकथाम के उपाय क्या थे इसमें? रोकथाम के उपाय, मच्छरदानी का उपयोग, गंदे पानी का निकासी, घर और आसपास की सफाई, रुके हुए पानी को हटाना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, आपसे भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा? निम्नलिखित में से बताइए मलेरिया के रोकथाम के उपाय में शामिल नहीं है, ऐसे पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो मलेरिया के रोकथाम के उपाय में शामिल नहीं है? तो मच्छरदानी का उपयोग करना शामिल है, गंदे पानी का निकासी करना शामिल है, घर और आसपास की सफाई करना शामिल है, रुके हुए पानी को हटाना शामिल है, स्वास्थ्य शिक्षा देना शामिल है। अब देखिए, इसमें पूछ लेगा आपके भर्ती परीक्षा में, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एएनएम की जिम्मेदारी क्या है? ये आपका टॉपिक है, रोल ऑफ हेल्थ टीम या फिर रोल ऑफ एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जिम्मेदारियाँ, ये सभी क्या चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबने बोला है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है? समुदाय में मलेरिया रोगियों की पहचान करना, उनका समय पर इलाज कराना, खून की जांच कराना, लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक बनाना, स्वच्छता और मच्छरों से बचाव के उपाय सिखाना, मच्छरदानियों के उपयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए, आपका काम है। ठीक है, अब इसी आधारित पर हम 3 कठिन प्रश्न, भ्रमित करने वाले प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि सक्रिय निगरानी केवल स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों पर लागू होती है। सक्रिय, देखिए सक्रिय मैंने ऊपर आपको समझाया था ना, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव, यहाँ पे बोलिए सही है ये? आप बोलोगे कि सर गलत है। सक्रिय निगरानी में इंसान खुद जाता था, रोगी नहीं चल के आता था, इंसान जहाँ हम लोग जाते थे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोग जाते थे। ठीक है, तो सक्रिय निगरानी केवल स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों पर लागू होता था, ये गलत हो जाएगा। प्राइमाक्विन केवल निगरानी कार्यकर्ताओं द्वारा ही दी जाती थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में वार्षिक परजीवी सूचांक 2 से कम है, वहाँ DDT का छिड़काव नहीं किया जाता, क्या ये सही है? आप बोलोगे कि सर हाँ, यही तो राइट है, कथन सही पूछा है, यही तो राइट है। ऊपर हमने थियरी में देखा, जिन क्षेत्रों में वार्षिक परजीवी सूचांक 2 से कम है, वहाँ DDT का छिड़काव नहीं किया जाता था। ठीक है, अगर 2 से कम है तो 2 से ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। शहरी क्षेत्रों में केवल, मैंने आपको एक ट्रिक बता ही के रखा है कि भैया केवल कैंसिल आउट, बच रहा है ऑप्शन नंबर सी, यही तो करेक्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्क्रिय निगरानी की विशेषता नहीं है? निष्क्रिय मरीज स्वयं अस्पताल या केंद्र पर आता था, पहला तो है, ये तो है, निष्क्रिय है। रक्त पट्टिका बनाकर लैब भेजी जाती थी, ये भी है। कार्यकर्ता स्वयं घर जा जाकर खून की जांच करता था, ये गलत हो जाएगा। यही पूछा है निष्क्रिय निगरानी, ये तो एक्टिव का हो गया भैया, ये तो एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, सक्रिय हो गया, निष्क्रिय नहीं। ठीक है, निष्क्रिय निगरानी की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता इलाज करता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया मलेरिया
मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की निम्नलिखित नीतियों में से कौन सा सही जोड़ी मेल नहीं है? जोड़ी मेल नहीं है। अब आपको यही तो बताना है कौन सा जोड़ी है जो मेल नहीं करता है। अब आप थोड़ा ऑप्शन नंबर सी पे जाइए, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी पे जाइए। आप बोलोगे कि निगरानी अंतराल हर 7 दिन में एक बार, नहीं, यही नहीं मेल खाता है। ऊपर हमने पढ़ा है कुछ और, यहाँ पे लिखा कुछ और है, ठीक है। बाकी प्राइमाक्विन है, 5 दिन के कोर्स पॉजिटिव केस पर प्राइमाक्विन दिया जाता था। रक्त पट्टिका प्लस क्लोरीन, ये भी 4 गोली एक साथ देना, ये भी है। और यहाँ पे ये भी बताया कि साल में 2 बार DT का छिड़काव, ये भी है। लेकिन निगरानी अंतराल हर 7 दिन में एक बार, ये कहना गलत है, क्योंकि निगरानी अंतराल भैया 15 दिन पे हमने पढ़ा है ऊपर। तो यहाँ पे देखिए निगरानी हर 15 दिन में की जाती है, ना कि 7 दिन में, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बारे में देखना है। इसका प्रारंभ हुआ था 1955 में, ठीक है। फाइलेरिया, ध्यान देना है, फाइलेरिया 1955 में राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महत्व क्या है? फाइलेरिया भारत के अनेक राज्यों में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। अब इसमें प्रारंभिक गतिविधियां जो की गई थी उसके बारे में देखना है कि भैया गैर सर्वेक्षित क्षेत्रों में फाइलेरिया के प्रसार की सीमांकन, और दूसरा रोगियों और माइक्रोफाइलेरिया वाहकों का उपचार किससे करना, DEC से करना, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के लार्वा और एडल्ट पर नियंत्रण हेतु गतिविधियां करना। और चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ये है कि 1978 में इसे शहरी मलेरिया योजना के साथ मिला दिया गया। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 1978 में शहरी मलेरिया योजना के साथ मिला दिया गया था। अब देखिए फाइलेरिया उन्मूलन की नवीन रणनीति, नई जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी फाइलेरिया के लिए, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि वर्ष 1977 में विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसका उन्मूलन करने का वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा किस सन में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मलेरिया उन्मूलन करने के लिए वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया था। तो 1977 आपको याद करके रखना है। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में भारत ने वर्ष 2015 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रमुख घटक हैं क्या भैया? जैसे कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA, जो स्थानीय कमारी जिलों में सामूहिक दवा वितरण देना होता था। फाइलेरिया क्लिनिक की स्थापना करवाना, गृह आधारित उपचार की सुविधा देना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके घटक जो आपको ध्यान में रखना है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में DEC का वितरण करना, ठीक है। और आपका हाइड्रोसील सर्जरी की सुविधा जैसे PSC CSC अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में इसकी उपलब्धता कराना। अब हम पढ़ेंगे कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम में। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत 2010 तक उन्मूलन का लक्ष्य, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत 2010 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया कालाजार के बारे में। अब देखिए प्रभावित राज्य जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, ये प्रभावित राज्य थे, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व आर्थिक सहायता 2003 और 2004 से। देखिए कालाजार नियंत्रण की रणनीति क्या बनाएगी? त्वरित निदान हेतु रैपिड डायग्नोस्टिक किट के व्यवस्था किया गया, जो मुख्य से दी जाने वाली दवा जैसे कि मिल्टेफोसिन, ये आपको ध्यान रखना है, मिल्टेफोसिन की उपलब्धता कराना। वेक्टर नियंत्रण, रेत मक्खी के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, आपको ध्यान रखना। आपको पता ही ना कालाजार सैंड फ्लाई से होता है, तो इसके प्रजनन स्थलों को नष्ट करना। जागरूकता अभियान और व्यवहार परिवर्तन संचार, स्थानीय क्षमता निर्माण और इंटरसेक्टरल कन्वर्जेशन, निगरानी एवं अनुसंधान। अब हम पढ़ेंगे जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत में क्या सर, हम देखेंगे कि जो मृत्यु दर बहुत अधिक हो रहा था, जैसे कि बच्चे रोगियों से तंत्रिका संबंधी जटिलताएं थी, ये आम बात थी। मनुष्य इस रोग से क्या करता था? डेड एंड होस्ट होता था, ये आपको ध्यान रखना, डेड एंड होस्ट होता है, रोगी आगे नहीं फैलता है। नियंत्रण के उपाय इसमें क्या अपनाए गए थे? इसके उपाय थे कि शीघ्र निदान और समुचित उपचार,
वेक्टर नियंत्रण में क्या, मच्छरदानी और शरीर को ढक कर रखना। टीकाकरण में आपको ध्यान में रखना है कि भैया ऐसे 14-14 ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये टीका 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को दिया जाता था। अब देखिए टेरिटरी हेल्थ केयर में क्या विशेष निगरानी दिया जाता है कि भैया सूअरों से दूरी बनाए रखना, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, ये था। अब हम पढ़ेंगे डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम। डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम में संवहन वाहक एडीज आपको ध्यान रखना है, डेंगू किससे होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर, ये संवहन वाहक थे। यह दिन में काटता है और स्वच्छ जल में अंडे देता है। इसके नियंत्रण के उपाय क्या थे कि भैया पानी जब जमा ना होने देना, पानी को जमा ना होने देना, जैसे कि कलर, पुराने टायर, टूटे बर्तन या फिर कूलर में सूखी और साफ जगहों पर रहना, ठीक है, ये चीज़ बोला गया। व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय बताया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण व निगरानी तंत्र का विकास कराया गया। अब इसी से संबंधित हम प्रश्न बना लेंगे जो थियरी हमने पढ़ा है। पूछा जा रहा है पहला प्रश्न कि भैया फाइलेरिया उन्मूलन रणनीति में अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है, फाइलेरिया उन्मूलन रणनीति में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर एमडीए की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है। आप बताओगे कि भैया और इसके प्रभावी संचालन के लिए किन किन बिंदुओं का पालन अनिवार्य है। आप बताओगे कि सर भैया कि यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को डीसी देना चाहिए, विशेषकर स्थानीय जिलों में। बाकी हमने पहला ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिया कि केवल था, दवा का वितरण केवल था, आप काटते चलिए, ठीक है। डीसी का उपयोग केवल, यहाँ पे भी एक काट दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए एमडीए का उद्देश्य है कि स्थानीय जिलों में 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी स्वास्थ्य व्यक्तियों को डीईसी देना, जिससे माइक्रोफाइलेरिया वाहक की संख्या घटे और रोग संचरण रुके। यह उपाय लक्षण रहित संक्रामक को लक्षित करना, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति ही रोगों को फैलाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपको बताना है कि भैया कालाजार उन्मूलन की रणनीति में इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस शब्द का क्या तात्पर्य है। आप बताओगे कि और यह किन कारणों से आवश्यक होता है। आप बताओगे कि सर यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभाग जैसे कि स्वच्छता, आवास, जल आपूर्ति आदि मिलकर कार्य करें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी केवल है सब में तो काट देना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम में ऐसे 14-14-2 वैक्सीन का टीकाकरण किस कारण से 15 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से दिया जाता है, और टीकाकरण के साथ कौन से अन्य उपाय आवश्यक होते हैं। तो आप बताओगे कि सर बच्चे अधिक जोखिम में होते हैं और टीकाकरण के साथ वेक्टर नियंत्रण, जागरूकता और शरीर को ढक कर रखना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। शुरुआत और पृष्ठभूमि देखेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 1962 में घेगा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम मुख्यतः सामान्य नमक में आयोडीन मिलाकर उसके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ था, तो आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार हुआ और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि आयोडीन की कमी से केवल गले में सूजन, घेंगा ही नहीं बल्कि अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी होती थी। आप सभी को पता है ना। चलिए अब हम देखेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो आप बताओगे कि सर आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का सर्वेक्षण और पहचान करना। दूसरा आप बताओगे कि सर सामान्य नमक की जगह भैया आयोडीन युक्त नमक का वितरण और उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा आप बताओगे कि भैया इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर मूल्यांकन करना कि लोग आयोडीन युक्त नमक की कितनी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में कर रहे हैं। चौथा इसका उद्देश्य था कि भैया स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। और पांचवा था कि भैया नमक में आयोडीन की मात्रा तथा मूत्र में उत्सर्जन द्वारा मॉनिटरिंग करना। छठा उद्देश्य था कि लोगों को यह समझाना कि आयोडीन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है।
उपचार और रोकथाम में रोजाना खाने में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या था इस कार्यक्रम के अंतर्गत? भैया वो अपने क्षेत्र में घेंघा रोगियों की पहचान करना और जिला स्तर पर कार्यक्रम को शुरू करने में सहयोग देना, आम लोगों को आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करना। अब इसकी उपलब्धियाँ क्या थी, अचीवमेंट क्या था? अधिकतर नमक उत्पादों ने आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन शुरू कर दिया, पहला अचीवमेंट ये था। और दूसरा, भारत सरकार ने 17 मई को गैर आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। और तीसरा उपलब्धि क्या था भैया कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईडीडी सेल बनाए गए। चौथा उपलब्धि क्या था कि आयोडीन की गुणवत्ता जांचने के लिए किट तैयार की गई। पांचवा क्या था, 18 राज्यों में मॉनिटरिंग लैब स्थापित की गई। और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। भारत में टीबी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या रही है। WHO की तकनीकी सहायता से भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम की समीक्षा की और संशोधन किया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि भैया लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक लक्ष्य, भारत में क्षय रोग टीबी की पूरी तरह समाप्त करना। और लघुकालिक लक्ष्य में शॉर्ट टर्म में क्या था कि भैया टीबी रोगियों की पहचान करो और उनका इलाज करो। नवजात शिशुओं को BCG टीका देना। अब डॉट्स का उपयोग यहाँ पे देखिए, डॉट्स का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। इसमें भारत में मार्च 1997 में आर्यन TCP को शुरू किया। देखिए इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, आर्यन TCP का। अब इसमें डॉट्स रणनीति को अपनाया गया। इसमें डॉट की विशेषता क्या थी भैया? डॉट्स की विशेषता यह थी कि दवा का सेवन किसी स्वास्थ्य समस्या की निगरानी में कराना, दवाओं को निरंतर और बाधा रहित आपूर्ति से सुनिश्चित कराना। देखिए क्वालिटी माइक्रोस्कोपी से जांच कराना, टीबी के फैलाव पर नियंत्रण पाना, उपचार और अस्पताल दर में कमी लाना। देखिए औषधि प्रतिरोधी टीबी ड्रग रेजिस्टेंट की निगरानी, टीबी की निगरानी इसमें क्या था, 2005 में औषधि प्रतिरोध की निगरानी शुरू की गई। इससे यह समझा जाता है कि किस प्रकार की टीबी की दवाओं की प्रतिरोध विकसित हो रहा है, ये देखा गया था। अब डॉट्स प्लस आया। डॉट्स प्लस में देखा गया कि यह रणनीति उन रोगियों के लिए बनाई गई जिन्हें MDR टीबी, जैसे MDR का मतलब क्या, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। इसमें द्वितीय पंक्ति की दवाएं, सेकंड लाइन ड्रग दी जाती थी। वर्तमान में XDR टीबी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए अब कुछ प्रश्न हम बना लेंगे और यहीं से प्रश्न के बाद हम समाप्त करते हैं आज का पार्ट, ठीक है। अभी इसका 2 पार्ट और आएगा, इसी टॉपिक का 2 पार्ट अभी और आपको देखने को मिलने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों के अंतराल पर किए जाने वाले मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5 वर्षों के अंतराल पर जो मूल्यांकन किया जाता था, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत सर? आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो हम देखेंगे कि सर जो ऑप्शन नंबर बी है, यह सुनिश्चित करना कि आम जन केवल आयोडीन युक्त नमक ही खा रहे हैं कि दूसरा नमक, ये 5 वर्ष पे निगरानी करता था, ठीक है। निगरानी का उद्देश्य यही था, ठीक है, कि भैया जो आम जन हैं ये नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी ऊपर अपने थियरी में देखा, व्याख्या में आप पढ़ लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि डॉट्स रणनीति की कौन सी विशेषता इसे पारंपरिक टीबी इलाज पद्धति से अधिक प्रभावशील बनाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की निगरानी में दवा सेवन, ठीक है। अब ये व्याख्या आप पढ़ लेना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, MDR टीबी और डॉट्स प्लस रणनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है सर? ऑप्शन नंबर सी जो बोला जा रहा है कि डॉट्स प्लस केवल उन देशों में लागू होता है जहाँ टीबी नहीं है, ये तो कहना हम गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब देखिए आपका एंड होता है। देखिए PDF केवल उन्हीं लोगों को मिलता है, PDF टेस्ट केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो फ़ी दिए हैं 200 रुपये। और भैया बहुत पहले जब भर्ती आई थी तब से जो लोग फ़ी दिए हैं
कृपया करके अगर आप चाहते हैं, आपको भैया देखिए मेहनत लगता है यार, और हमारे पास समय का भी अभाव है, तो कंटिन्यूस क्लास आप चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास हो, टेस्ट हो, आपके लिए मेहनत और अच्छा कुछ नया किया जाए, तो आप 200 रुपये और दे सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इच्छा है तो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक ही बार आप दिए हो 200 रुपये देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई दबाव नहीं है, ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएँ, ठीक है। और जो लोग नहीं लिए दिए हैं भैया, बिल्कुल नहीं दिए हैं, पीडीएफ चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, तो 200 रुपये आप ही देकर ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7985160239। इसी पे आपको कांटेक्ट कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको चीज़ें बता दी जाएंगी कैसे क्या करना है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, 7985160239 पे। फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान में रखना है आपको, 7985160239, ठीक है, 7985160239। उम्मीद करते हैं